आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो गणना के लिए हम कहां से शुरू करते हैं संख्या को? तो हम प्राकृत संख्या का प्रयोग करने के लिए शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसमें शून्य शामिल नहीं है। हम 1 से शुरू करेंगे। हमारी जो गणना है वह 1 से शुरू होगी। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे, 1 से, शून्य से शुरू नहीं करेंगे। गणना हमेशा 1 से होती है। हमने दूसरा पॉइंट दिया है 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या जोड़ने पर एक फिर से नया प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या कहने की तात्पर्य क्या है? 6 पहली प्राकृत संख्या ले रहे हैं। इसे मान लो हम 8 को जोड़ते हैं तो एक नया प्राकृत संख्या प्राप्त होता है 14। अगर हम 3 संख्या लेते हैं 2, 5, 8, 5 2 7, 8 15, तो यह भी एक प्राकृत संख्या है। अगर हम 4 संख्याएं लेंगे तो भी एक नया प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। 5 संख्याएं लेंगे तो भी एक नया प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। कहने के तात्पर्य क्या है? हम क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर 8 धन 5 बराबर 13, तो हम इसको पलट कर लिख सकते हैं तो 5 धन 8 बराबर भी 13। इसके क्रम में परिवर्तन है। अब देखिएगा, हमने 8 को पहले लिखा, फिर उसके बाद 5 को, 8 5 13 हुए। हमने पहले 5 को लिखा, संख्या यही है, उसके बाद 8 को लिखा तो वह भी 13 होता है। अगर हम 3 संख्याएं लेते हैं, उदाहरण के लिए अब हमने ले ली a धन b धन c, तो इसको हम लिख सकते हैं c धन b धन a, या फिर कह सकते हैं c धन a धन b, यह भी सही है। हमने तीनों का स्थान परिवर्तन किया है। तीनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, इन तीनों को जोड़ने से भी वही संख्या, वही प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या को 1 से गुणा करने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है, मान बदलता नहीं है। कहने के तात्पर्य क्या है? अगर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही मिलेगा। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो हमको 20 ही मिलेगा। वही प्राकृत संख्या मिलेगी। कहने की तात्पर्य क्या है कि 1 से गुणा करने पर उस प्राकृत संख्या के मान में किसी भी ढंग से कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखिएगा, a धन b, a गुणित b, a ऋण b, ये क्या है? हमने 2 प्राकृत संख्या ली a धन b, तो इनको जोड़ने पर एक नया प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। a गुणित b, अगर एक प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे तो फिर एक नया प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। a ऋण b, अगर एक प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या से घटाएं तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि हमको एक नया प्राकृत संख्या प्राप्त हो। ऐसा क्यों? अगर यह संख्या छोटी है और ये बड़ी है तब तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ये बड़ी है, ये छोटी है, तब तो हमको एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। ये शर्तें जो हैं एक स्थिति में लागू नहीं होता, जब
इसका मान छोटा है, इसका मान बड़ा है। अब हम आगे समझते हैं, एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से भाग देते हैं तो अगर धनात्मक पूर्णांक आता है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, अगर पूर्णांक में आता है तब तो प्राकृतिक संख्या है, अगर पूर्णांक नहीं आता तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरी बात, ये बड़ी है और ये छोटी है तो भी वह इसके लिए लागू नहीं होगा। अब हम देखते हैं परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती माने आगे की संख्या और पूर्ववर्ती माने उसके पहले की संख्या। उदाहरण के लिए हम लेते हैं 4 या ले लेते हैं 15। तो 15 का परवर्ती माने आगे की संख्या, उसमें हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 जोड़ेंगे तो 15 का परवर्ती होगा 15 का परवर्ती संख्या ये होगा 16। 16 का परवर्ती 17, 17 का परवर्ती 18, आगे आने वाली संख्या है। अब पूर्ववर्ती लेते हैं, पूर्ववर्ती माने पूर्व की संख्या। एक उदाहरण हम लेते हैं 25। तो 25 का पूर्ववर्ती, इसमें से 1 घटा देंगे। 25 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 24। माने 24 के पहले जो संख्या आई है, 24 के बाद 25 आता है, तो 25 का पूर्ववर्ती 24, 50 का पूर्ववर्ती 49, 100 का पूर्ववर्ती 99, 200 का पूर्ववर्ती 199। इस तरह से ये होता है। पूर्ववर्ती माने इसके पहले वाली संख्या, परवर्ती माने आगे की संख्या। इस तरह से परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में क्लास 6 मैथमेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। अब हम आज का पाठ्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आप सभी को हमारा धन्यवाद।